नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और मैं हूं योशिता पांडे। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी में आपका स्वागत है। श्रोताओं, उत्तराखंड में इस वर्ष शीतकालीन पर्यटन में बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्य में पर्यटन की पहचान लंबे समय तक गर्मियों और चारधाम यात्रा तक ही सीमित रही, लेकिन अब राज्य सरकार पर्यटन की इस पारंपरिक तस्वीर को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देकर सरकार का उद्देश्य है कि सर्दियों के महीनों में भी पहाड़ों में रौनक बनी रहे और स्थानीय लोगों को साल भर रोजगार मिल सके। इसी क्रम में हाल ही में उत्तरकाशी में आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को उत्तराखंड के लिए एक बड़ी संभावना बताया। आज उत्तराखंड केवल चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ अनेक संभावनाएं टूरिज्म के क्षेत्र में है, अनेक नए नए स्थान हैं। आज हमारे यहाँ प्रदेश में वेलनेस है, नेचर है, एडवेंचर है, कल्चर, योग, मेडिटेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म का केंद्र बनने जा रहा है। इस शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हमारे पहाड़ खाली न रहे, होटल बंद न हो, टैक्सी खड़ी न हो, होम स्टे सोने न रहे, युवाओं को कामकाज के लिए, रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। इसलिए 12 महीने पर्यटन चलेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और सभी को काम धंधा भी मिलेगा और सबका रोजगार भी अच्छा होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार केवल नीति बनाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि धरातल पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम करने वाली सरकार है कि हम विकास चाहते हैं, विनाश की कीमत पर नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, स्थानीय संस्कृति जीवित रहे और गांव का अंतिम व्यक्ति पर्यटन से जुड़े। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल भी है और विकास के मॉडल को भी हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़े। जो हमारी विशेषता है, जो हमारी विरासत है, बनी रहनी चाहिए, लेकिन विकास भी होना चाहिए। वहीं रुद्रप्रयाग में भी शीतकाल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिवशंकर लिंग बताते हैं कि प्रधानमंत्री मुखबा भ्रमण के बाद तीर्थयात्रियों में शीतकाल यात्रा को लेकर उत्साह है। में यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है, जहां भगवान शिव ने प्रणव रूप ओंकार में दर्शन दिए हैं। और इस स्थान का बड़ा महत्व यह है कि यह भगवान श्री केदारनाथ जी और पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान श्री मद्मेश्वर जी की शीतकालीन पूजा का स्थान है। हिमालय पे जो कपाट मंगल हो जाते हैं तो भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री मद्मेश्वर जी का जो उत्सव विग्रह स्वरूप है, भोग मूर्ति है, चल विग्रह स्वरूप है, इसी स्थान पर लाई जाती है। 6 माह शीतकाल की पूजा इसी स्थान पर प्रारंभ की जाती है। विगत प्रधानमंत्री जी का मुखबा आना और इन शीतकालीन यात्राओं का प्रचार प्रसार के कारण इस वर्ष यहाँ पर काफी अच्छी यात्रा आई है और इस वर्ष कपाट बंद होने के बाद लगभग 3500 यात्रियों ने दर्शन अभी तक किए हैं। अभी इससे अधिक यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, ऐसी आशा हमारी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इस यात्रा के लिए काफी प्रयास किया और सारे शासन प्रशासन, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी शीतकालीन यात्रा के लिए कई परियोजनाएं बनाई हैं और यहाँ की पूजा व्यवस्था में दर्शनार्थियों को दर्शन कराने में कई सुविधाओं को दे करके इस शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने के लिए सभी प्रयासरत हैं। जो यह उखीमठ का ओमकारेश्वर का मंदिर है, जिसको उषा मठ कहते हैं, वैराग्य पीठ केदारनाथ, तो अभी एक फेज का यहाँ पर नवनिर्माण कार्य संपन्न हुआ है। अभी द्वितीय चरण का कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें यहाँ पर भगवान श्री केदारनाथ जी की गद्दी, उषा का विवाह स्थल वो सभी सौंदर्यीकरण होंगे और इस प्रांगण का भी नवनिर्माण होगा, जो कि इस स्थान की दिव्यता और भव्यता को बढ़ाएगा। और यहाँ पे जो है कि वाहनों के लिए भी जो पार्किंग की व्यवस्था है वह भी इस दूसरे फेज में नियोजित है और वह भी यह कार्य जल्दी प्रारंभ होने वाला है। सर्दियों का मौसम है और इस वक्त पहाड़ी अंचल में माल्टे और संतरों की भरमार है। यह फल पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से उगते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयुक्त हैं।
परंतु इतने बेहतरीन फल को उपेक्षित रखा गया है और पहाड़ी क्षेत्रों का यह फल शहरों के बाजारों में अपनी पहचान नहीं बना सका। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष माल्टा को नई पहचान दिलाई और राज्य के विभिन्न हिस्सों में माल्टा महोत्सव का आयोजन इसी का परिणाम है। इससे जहां माल्टा को शहरी क्षेत्रों तक और बाजारों तक पहुंचाया गया, वहीं इन फलों को उगाने वाले पर्वतीय किसानों को आय भी प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान एवं परंपरा से जुड़ा है। राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माल्टा मिशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के माल्टा की ब्रांडिंग व इसे बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। श्रोताओं, अब अपने कार्यक्रम के अगले भाग में बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जमीन से इस हफ्ते जो सबसे रंगीन और जीवंत तस्वीर सामने आई है, वह है लोक पर्व और आस्था की। मकर संक्रांति के साथ ही उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत देता है और पहाड़ में से नई शुरुआत और सामूहिक उत्सव के रूप में देखा जाता है। हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान को लेकर विशेष आस्था देखने को मिली। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और लोगों ने स्नान के साथ साथ दान पुण्य भी किया। मकर संक्रांति पर हरिद्वार आस्था, अनुशासन और परंपरा का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आता है। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में उत्तरायणी का स्वरूप थोड़ा अलग दिखाई देता है। उत्तरकाशी सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्तरायणी पर्व मेलों, लोकगीतों और पारंपरिक आयोजनों के साथ मनाया गया। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। उत्तरायणी वह समय होता है जब गांव के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तों को नई ऊर्जा देते हैं और सामूहिक जीवन को मजबूत बनाते हैं। उत्तरायणी और मकर संक्रांति यह याद दिलाते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति, आस्था और जीवन तीनों को एक साथ जोड़कर चलती है। उत्तराखंड की जमीन से अगली तस्वीर है कुमाऊं अंचल के लोक पर्व घुघुतिया की। मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं में घुघुतिया पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। यह पर्व बच्चों, पक्षियों और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। काले कौवा काले, काले कौवा काले, घुघुती माला काले, घुघुती माला काले, तू मेरो पर ली जाले। बागेश्वर जिले में घुघुतिया पर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। घरों में आटे, गुड़ और घी से घुघुते बनाए गए और उन्हें धागे में पिरोकर बच्चों के गले में पहनाया गया। इस पर्व की सबसे खास परंपरा है पक्षियों को भोजन कराना। सुबह सुबह बच्चे घुघुतिया की माला पहनकर पक्षियों को बुलाते हैं और उन्हें घुघुते खिलाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पर्व करुणा, संवेदनशीलता और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। बागेश्वर में यह परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है। बागेश्वर उत्तरायणी कुमाऊं की छाती में बसी वो म्यल छो जमें आस्था, इतिहास और संस्कार तीनों एक साथ धड़कन मारे। यो म्यल सिर्फ म्यल नहीं छो, यह तो उत्तराखंड की आत्मा छो। हर साल पौष माह के आखिरी दिन और माघ संक्रांति की भोर में सरयू गोमती के पावन संगम तट में उत्तरायणी अपन पूर्ण रंग ढंग बिखेर दी। यह साल बक्सर में उत्तरायणी मेल 13 जनवरी से झांकियों संग शुरू हो। मेला का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी करो।
यह मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेल केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे लोक संस्कृति, परंपरा और सामाजिक चेतना का जीवंत प्रतीक छू। उन्होंने कहा कि म्याल कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए छू, जहाँ में लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों अनूठा संगम देखने को मिला। उत्तरायणी मेल में जागरण की रात नुमाइश मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दर्शकों बहुत आनंद ले। उत्तरायणी मेल में पहली बार शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति की गई। जागरण रात प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंकज उप्रेती और उनर सह कलाकारों मुख्य मंच बटी राग मारवा पर आधारित बागनाथ प्रस्तुति प्रस्तुत करी। ओगन दर्शकों खूब सराहो। उत्तरायणी यह साल मेल 20 जनवरी तक चलल और 14 तारीख मकर संक्रांति की भोर होते ही संगम तट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर के गांव, तोक, धार और दारमा, जोहार, ब्यास घाटी के लोग माघी स्नान खातिर बागेश्वर पहुंची और उन्होंने यहाँ माघी स्नान करो। मान्यता थी कि माघ संक्रांति में संगम स्नान करण से जन्म जन्म के पाप कटी जानी और पुण्य की कमाई हों। उत्तरायणी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। यह मेल कुमाऊं की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जीता जागता रूप थी। ढोल दमाओं की थाप, झोड़ा छपेली की लय, रंगीली पिछोड़ा, ऊनी टोपी और पहाड़ी खान पान सब कुछ उत्तरायणी में एक साथ सज्जा। आज़ादी है भी पहली और बाद तक यह मेल में तिब्बत, नेपाल और जोहार घाटी से आने वाले व्यापारियों का भी बड़ा ठिकाना रहा। तब लोग 100-200 किलोमीटर पैदल चलकर बागेश्वर पहुंचे। साथ में माल्टा, संतरा, ऊन, नमक, चंवर गाय की पूंछ, कपड़ा और गर्भगृहस्थी का सारा सामान लापुर दगड़ियों छी। वो जमान में 3-3 महीना चरण वाले यह उत्तरायणी मेल पहाड़ के लोगों खातिर रोजगार और मेल मिलाप का बड़ा मौका रोनेर है। आज़ादी की लड़ाई में भी बागेश्वर और उत्तरायणी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखी छू। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले में कुमाऊं के जागरूक लोगों ने अंग्रेज सरकार का काले कानून के खिलाफ बिगुल फूको। कुली बेगार जैसी अमानवीय प्रथा जिसमें गरीब लोगों से बिना मजदूरी और जबरन साहब लोगों का सामान ढुलवाई जानेर है, वो दिन वो कुली बेगार का रईस संगम तट में बहा दी गई। बिना खून बहाये यह आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाई दी। यह आंदोलन इतिहास में रक्तहीन क्रांति के नाम से जानी जो। आज ल उत्तरायणी मेल कुमाऊं की अस्मिता, स्वाभिमान और जन चेतना का प्रतीक मानी जान छू। मकर संक्रांति संग कुमाऊं में घुगत्या त्यौहार मनाई जा। यह दिन कावों को खास मानी छे। मान्यता छे कि काव हमारे पितरों के दूध छन। याग लीजिए जोला पकवान पर बढ़ल उमें सबसे पहले हिस्से कौओं खातिर निकाली जा। शाम के वक्त आटे और गुड़ से घुगती बनाई जाए। यह पकवान के नाम से ही यह त्यौहार भुगतिया कही जा। भुगतिया का सबसे बड़ा दृश्य भल दृश्य दूसरे दिन भोर में दिखी। नन बच्चे भुगतों की माल अपने गाँव में डाली बेर छत और आंगन बटे काले कौआ काले भुगती माला खाले के आवाज मारे बेर कौओं को बुलौनी। यह नज़ारा सिर्फ बालमन की खुशी न बल्कि मनख, प्रकृति और जीव जंतु बीच में गहरे रिश्ते की कहानी को नहीं। अनादिकाल से उत्तरायणी यह मेल पहाड़ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही छू। दुर्गम बाट, कठिन जीवन और सीमित संसाधन के बीच मेल ही वो मौक होने रहे जब लोग एक दूसरे से मिलन, दुख सुख बांटन और अपन जिंदगी में रंग भर छी। उत्तरायणी मेल आज ल धर्म, संस्कृति और इतिहास तीनों को जोड़बे रखने वाला पर्व छू। समय बदलो, दौर बदलो और बागेश्वर की उत्तरायणी आज लोग कुमाऊं की धड़कन बड़ी बेर जिंदा छू। आकाशवाणी समाचार लीजिए केशव भट्ट। श्रोताओं, अब तक हमने उत्तराखंड की जमीन से लोक पर्वों, परंपराओं और जनजीवन की तस्वीर देखी, लेकिन इन सबके बीच राज्य के विकास, नीतियों और जमीनी अमल को समझने के लिए जरूरी होता है सीधे संवाद। इस कार्यक्रम के हिस्से में अब जुड़ रहा है एक विशेष साक्षात्कार। कल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया गया था और हमारे साथ जुड़े हैं सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप युवा रजत जैन जी। रजत जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्टार्टअप का ये जो सफ़र रहा है आपका, वो कैसा रहा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। हम लोगों ने सनफॉक्स की शुरुआत लगभग 10 साल पहले की थी। भारत में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है और लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है हर साल। और जो दूर दराज के इलाके हैं और इनफैक्ट जो अर्बन एरिया में भी लोग बैठे हैं, उन लोगों को टाइम से डायग्नोसिस नहीं हो पाता और वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। डायग्नोसिस में जितना डिले होता है उतना ही डिले आपको हॉस्पिटल में पहुँच कर ट्रीटमेंट लेने में होगा। तो हम लोगों का आइडिया ये था कि क्या हम अपने एक फ़ोन को यूज करके कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, कोई ऐसी तकनीक बना सकते हैं जिससे कि आप हॉस्पिटल ग्रेड एक्यूरेसी से अपने फ़ोन पे ही अपने दिल की जांच कर लें। हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग करने के बाद इसकी शुरुआत की थी 5 दोस्तों ने मिलकर और हमारा सिर्फ पर्पज़ यही था
कि जो लोग इग्नोर करते हैं या जिन लोगों को सही टाइम पर इलाज मुहैया नहीं हो पाता या उनको पता नहीं चल पाता कि वो किस दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उसका सही तरीके से और सही समय पर पता लगाया जा सके। आपने जो माचिस की डिब्बी के बराबर जो आपने ईसीजी का जो डिवाइस बनाया है, क्या ये उत्तराखंड का पहला स्टार्टअप आप कह सकते हैं इसको? हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तराखंड में 001 है। हम लोग उत्तराखंड के पहले रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और इंडिया के भी हम बहुत अर्ली स्टार्टअप्स में से एक हैं। उत्तराखंड में जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो टेक्नोलॉजी कंपनी एक स्टार्टअप के तौर पे हम पहले ही इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे। तो जो आपको ये 10 साल का सफ़र रहा, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मतलब आप हमारे श्रोताओं से कुछ साझा करिए कि आपको यहाँ तक का जो आपने सफ़र तय किया है, उस वक्त आपने किन किन चुनौतियों को स्वीकारते हुए आप आगे बढ़े? जब हम लोगों ने स्टार्टअप अपना चालू किया, उस टाइम पर स्टार्टअप इकोसिस्टम उतना मैच्योर नहीं था जितना कि अभी है। तो अगर अभी आप देखते हैं तो आपको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब डायरेक्शन से सपोर्ट मिलता है। बट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे स्टार्टअप करना उतना आम बात नहीं थी और स्टार्टअप अमूमन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम रहता है क्योंकि आप एक ग्रे एरिया में होते हैं। आप एक इस तरह का डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ही वर्ल्ड में किसी ने किया है और जो सॉल्यूशन हम लोगों ने डेवलप किया है, हम ग्लोबली पहली कंपनी हैं ये बनाने वाले। आज तक आपने जो सॉल्यूशंस मार्केट में देखे हैं वो काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्टर के साइज़ का एक ईसीजी मशीन होता है, काफ़ी बड़ा एक ईसीजी मशीन होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में यूज किया जा सकता है। बट हमारा आइडिया ये था कि क्या आप उसको एक माचिस की डब्बी के अंदर फिट कर सकते हैं, क्या आप उसको इतना छोटा बना सकते हैं, क्या आप उसको इतना सस्ता बना सकते हैं कि जो मार्केट में 1 से 2 लाख की रेंज में आपको मिलता है वो कोई भी एक आम आदमी थर्मोमीटर के जैसे अपने घर पे रख सके। तो वो बाइंग कैपेबिलिटी में भी होना चाहिए, वो एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो क्योंकि जैसे आप अगर घर पे यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे यूज कर पाएँ, बट अगर आप एक हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेटेड मशीन को यूज करते हैं तो आप उतने आसानी से यूज नहीं कर सकते। तो चैलेंजेस टेक्नोलॉजी बनाने से शुरू होते हैं और फिर जो कॉमन चैलेंज है जो सभी स्टार्टअप फेस करते हैं कि आप में पहला इन्वेस्टर कौन होगा या आप में कोई इन्वेस्ट क्यों करे, आप जो करना चाहते हैं, आप जो करने की बात कर रहे हैं वो कितने चांसेस हैं उसको कर पाने के। अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो हाइपोथेटिकली मैं आपके पास एक लेके आता हूँ कोई भी चीज़, तो कोई भी उसको बिलीव कैसे करे जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। देन आप लोगों को कैसे लेके आएंगे, अपने साथ कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर चाहिए तो वो आपकी एक अर्ली स्टेज कंपनी को जिसका कोई फ्यूचर अभी प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप उसको कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या फ्यूचर होने वाला है, उसको ज्वाइन करे अपना करियर छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और बड़ा शेप ले लेती हैं। और फिर जब आप बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसके बाद भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ये और ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर एक और मुश्किल हमारे लिए थी कि क्योंकि हम लोग सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए थे, तो हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में था और हम बनाने चले थे मेडिकल डिवाइस। सो मेडिकल डिवाइसेस के नो हाउ भी हमारे पास नहीं थे, तो अब हम लोगों को नो हाउ भी इकट्ठे करने थे, पैसा भी इकट्ठा करना था। जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका वैलिडेशन भी चाहिए था, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं बट अगर मार्केट नहीं है उसका अवेलेबल या लोग उसके लिए पे करना नहीं चाहते हैं तो आप उसको बना के करेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं जी। तो आपको, क्योंकि देखिए आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, तो उसका जनता कैसे लाभ उठा सकती है? तो जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, अगर आपको अभी दिल की जांच करानी है तो आपको किसी बड़े हॉस्पिटल तक आना पड़ता था और जिसके लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था ट्रैवल में, और फिर अवेलेबिलिटी का एक क्वेश्चन होता था। जैसे अभी हम लोगों ने आयुष डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है और पिछले 1 साल से हम 106 जो फैसिलिटीज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं आयुष डिपार्टमेंट के, उन सब में ईसीजी की सुविधा और हार्ट अटैक मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है जी। तो आप अपने पास के किसी भी आयुष या आम क्लिनिक पर जा सकते हैं और वहीं पे आप अपने दिल की जांच करा सकते हैं। इसी तरह से हम और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तक, सब सेंटर्स तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हम लोगों ने ये दिल की जांच की सुविधा पहुँचाई है, जिसको आम जनता कोई भी वहाँ पर जाके अवेल कर सकती है। तो जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया, तो आपको क्या लगता है कि जनता से कितना लाभ उठा पा रहे हैं?
मैं आपको ECG का एज अ मार्केट की बात करता हूँ अगर, तो जो ट्रेडिशनल ECG मशीन्स होती हैं इंडिया में एनुअली लगभग 28 से 30 हज़ार ECG मशीन का टोटल सेल होता है। तो इसका मतलब सिर्फ इतने हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स इसको खरीदते हैं। और आम तौर पर जो रेगुलर ECG मशीन्स होती हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल बाउंड्रीज के अंदर ही आपको मिलेगी, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि से हार्ट अटैक जैसे सिम्टम हो रहे हैं, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको चलने में तकलीफ हो रही है, बार बार सांस फूल जाता है, पैरों में दर्द, ये इस तरह के सिम्टम है जो आमतौर पर हार्ट अटैक के पेशेंट्स को होते हैं। तो उस केस में आपको जब तक एक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल पे या टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल पे नहीं जाएंगे तो आपको कार्डियक चेकअप नहीं हो सकता है। इंडिया एज अ कंट्री इंपोर्ट डिपेंडेंट है इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो भारत में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में बनाते हो। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने 60,000 से ज़्यादा मशीनें डिप्लॉय की हैं मार्केट में। तो जो आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो मार्केट शेयर है ट्रेडिशनल ECG मशीन में भी, उसमें भी हमारा 20% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। टोटल जितने भी अदर कंपनीज हैं वो मिलके जितना बेचती हैं उनसे ज़्यादा हम अकेले बेचते हैं। और दूसरा, अगर आप कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें, जैसे कि आप और मेरे जैसे जो पेशेंट हैं जिनके घर में कार्डियक पेशेंट हैं, जिनको पास्ट में कभी हार्ट अटैक हुआ है, जिनको हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा है, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या डायबिटिक हैं लॉन्ग टर्म से, तो इन सब लोगों को आमतौर पे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस सेक्टर में हमारा 66% मार्केट शेयर है। तो हम लोग इस सेगमेंट के ग्लोबल सबसे बड़े प्लेयर हैं। और अभी हम लोग सिर्फ इंडिया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया भारत के लिए था, बट अभी हम इसको ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो हमारे टोटल मार्केट शेयर में हमारे जो 45% जो यूजर्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, 10% जो यूजर्स हैं वो सिर्फ US में हैं। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देहरादून में बैठ के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, एक इस तरह का इनोवेशन करेंगे कि जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बट पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित होगा। जी, ये अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि जो आपने इस डिवाइस की बात की है, ये डिवाइस जो है वो किस तरीके से काम करती है? हमारा एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन होता है स्पंदन नाम का। तो आप उसके साथ इसको जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन आपको गाइड करता है कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है, आपको चेस्ट पे इसको कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे ही आप छाती पे सेंसर्स लगाते हैं तो ये आपके फ़ोन पे आपको हॉस्पिटल ग्रेड का ECG निकाल के दे देता है। और फिर हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो 10 मिनट के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको ये बताते हैं कि आपको डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता है, मेडिसिन की आवश्यकता है या नहीं है। रजत जी, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और मेडिकल क्षेत्र के लिए आपने डिवाइस बनाई। आपको कैसे ये डिवाइस बनाने की सोची और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? जब मैं अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म कर रहा था उन दिनों में फॉर्मूला 1 कार्स में काम करता था, तो फॉर्मूला कार्स डिज़ाइन करता था। तो उस टाइम पे मेरे एक बैचमेट की डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से। एंड उस टाइम पे हम लोग सिर्फ 21 साल के थे। तो उस टाइम पे वो इतना बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। मुझे लगा कि यार हम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हैं कि लोगों को सही टाइम पे पता चल जाए कि उनको जो हो रहा है वो हार्ट अटैक हो सकता है, अवेयर हो जाए, समय से पहले पता कर पाएं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में भी ये पता नहीं लग पाता है कि उनको जो छाती में दर्द हो रहा है वो गैस की वजह से हो रहा है या कार्डियक की प्रॉब्लम है। तो अब जब तक आप उसको जो भी दर्द है उसको कार्डियक को रूल आउट नहीं कर लेते हैं, ये पता नहीं कर लेते हैं कि ये कार्डियक नहीं है, और तब गैस का इलाज करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आप उसको गैस का इलाज करने लग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, वो काफ़ी खतरनाक साबित होता है पेशेंट के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने ये कंपनी की चालू किया। और उस टाइम पे हम लोगों का एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं देहरादून में जो उस समय फोर्टिस के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया मेडिकली इसको बनाने के लिए, और जितना भी मेडिकल नो हाउ था उन्होंने हमें दिया। और उसके बाद हम लोगों ने 7 साल तक इस पे रिसर्च किया और उसके बाद हम इसको बना पाए। रजत जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में आपने पहचान बनाई है, आप क्या सोचते हैं कि स्टार्टअप के लिए सबसे आवश्यक क्या है? एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है कि स्टार्टअप फाउंडर्स नॉलेज के बेसिस पे ऑपरेट नहीं करते, वो पैशन के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी फील्ड से आते हैं, स्टार्टअप इज़ ऑलवेज अ न्यू थिंग, एंड आपको प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपकी लर्निंग कर्व कैसा है, आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा,
कोई भी फील्ड की अगर मैं बात करूं तो जो वर्टिकली अगर आप किसी भी फील्ड को देखते हैं, अगर मैं इंजीनियरिंग की भी बात करता हूं, तो आज का जो दौर है वो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च का दौर है। अगर आप प्योर अपने कोर फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो स्टैग्नेंट हो चुका है, वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ऑब्सलीट हो चुका है। तो मेरे लिए ये इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट बनाना ही था। इट्स लाइक कि आप एक कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं बट उसका जो एप्लीकेशन सेक्टर है वो मेडिकल है, तो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और जो सॉफ्टवेयर की जो स्किल्स थी उन्हीं का प्रयोग होता है। बट आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एप्लीकेशन किसी भी सेक्टर में हो सकता है। दूसरा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो उस केस में आपके अलग अलग स्किल सेट होते हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैं अपने आप को रखता हूँ एज अ टेक्नोलॉजी मैनेजर रादर देन अ टेक्नोलॉजी क्रिएटर। मुझे लगता है कि मैंने पिछले 10 साल में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अपनी कंपनी के लिए वो डिफरेंट स्किल के लोगों को एक साथ जोड़ के और एक साथ अपने विजन को अचीव करने के लिए किया है। क्योंकि अगर आप मुझे कहेंगे कि क्या एक डॉक्टर एक मेडिकल डिवाइस बना सकता है तो शायद उसका आंसर होगा नहीं। और अगर आप मुझे कहेंगे कि क्या एक इंजीनियर जो कि सपोज सॉफ्टवेयर से आता है तो वो बना सकता है, तो नहीं। इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसमें आपको सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और मेडिकल फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, फाइनेंस, एचआर, इन सब डिपार्टमेंट के लोगों का योगदान जरूरी है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको एक्चुअली कुछ भी पता नहीं होता है। अगर आप फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आप मेरी बात मानिए कि आप उसको बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक ग्रे एरिया में थे और हमें खुद नहीं पता था कि इसमें कितनी चुनौतियां आने वाली हैं। हम तो बस करते चले गए। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, और आप कितना लंबे समय तक लगे रह सकते हैं और एक सेम काम को करते रह सकते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। स्टार्टअप वर्ल्ड में एक और सेइंग है कि अगर आपके पास उतना गट है, उतना दम है कि आप डेली उठें और एक दीवार में टक्कर मारें और गिर जाएं और फिर उठें और फिर उस दीवार में लगातार अगले 10 साल तक टक्कर मारने का अगर आप में जज्बा हो तो आप एक स्टार्टअप बना सकते हैं। और ऐसा ही कुछ जर्नी था हमारा कि सब कुछ फेल होने के बावजूद, कुछ भी काम नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी आप सेम चीज़ को करते रहें इस आशा के साथ कि ये काम करेगा, और आप फिर ट्राई करते रहें बार बार, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो डिवाइस है ये लाइफ टाइम चलने वाली है या फिर इसमें जैसे कितने कुछ प्रिकॉशंस होंगे इसके लिए, वो प्रिकॉशंस हमारे श्रोताओं के साथ ये वैसे तो ये लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जो इसका वारंटी देते हैं वो 2 साल के लिए देते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप अगले 2 साल में हमसे चेंज कर सकते हैं डिवाइस। और 5 साल का इसका लाइफ जो है वो यूजुअली हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे अभी एज एन एंटरप्रेन्योर लगता है कि पहले हम लोग स्टार्टअप करने की बात करते थे भारत के लिए, और वो वक्त अभी बदल चुका है। हम लोग दुनिया की 3rd सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्टअप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका जज्बा पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाने का होना चाहिए, ना कि सिर्फ भारत के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आप इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे बीच आए, हमारे श्रोताओं के साथ आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमने उत्तराखंड को कई रंगों में देखा। कहीं शीतकालीन पर्यटन की नई संभावनाएं थी तो कहीं माल्टा महोत्सव के जरिए किसानों और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने की कोशिश। उत्तराखंड की जमीन से हमने लोक पर्वों की जीवंत झलक देखी, जो यह बताते हैं कि परंपराएं आज भी हमारे जीवन को जोड़ती हैं। हमें आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायणी। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक अवश्य पहुंचाइए। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी सुझाव के लिए आप हमें rnu.dehradun@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। अभी के लिए योशिता पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।